हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सभी लोग। तो आज हम शुरू करने जा रहे हैं सोशल एंटरप्रेन्योरशिप। ये है पार्ट 2 ऑफ चैप्टर नंबर 4। तो इसमें हमने कल क्या क्या पढ़ लिया था। कल हमने जो है एंटरप्रेन्योर कौन होता है, एनी पर्सन हु अंडरटेक्स रिस्क, और हमने प्रॉब्लम सॉल्वर क्यों कहा जाता है उनको, ये भी पढ़ लिया था। और कुछ केस स्टडीज़ थी कि उन्हें जापानीज़ लोगों को फ़िश बहुत ज़्यादा पसंद थी, पेंसिलिन और चिप्स का जो है इन्वेंशन कैसे हुआ था, ओवंस वगैरह। और हाँ, आपने होमवर्क कर लिया ही होगा, है ना। आई होप सो कि आपने होमवर्क कर ही लिया होगा। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं सोशल। और अगर आपने अभी तक होमवर्क नहीं किया है तो अब ज़रूर कर लीजिएगा, ठीक है। आपको बहुत मज़ा आएगा उन केस स्टडीज़ को पढ़ने में। अब हम बढ़ते हैं सोशल एंटरप्रेन्योर्स पे। व्हाट इज़ सोशल एंटरप्रेन्योरशिप। तो अकॉर्डिंग टू जे जॉर्ज, social entrepreneurship is which combines the passion of a social mission with an image of business like discipline, innovation, and determination. Who is a social entrepreneur? According to Martin and Oshwag, the social entrepreneur aims for value in the form of large-scale transformational benefit that accrues either to a significant segment of society or to society others. ओह, यहाँ पर तो बहुत ही कठिन लैंग्वेज में इन्होंने हमें बता रखा है, बट ये बहुत ही सिंपल है। सोशल एंटरप्रेन्योरशिप क्या होता है? ऐसा व्यक्ति जो कि सोशल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करके अपना एक बिजनेस बनाए, उससे हम कहते हैं सोशल एंटरप्रेन्योर। ओके, ठीक है। और सोशल एंटरप्रेन्योरशिप यही एक प्रोसेस है, ठीक है। तो बहुत ही सिंपल सी डेफिनेशन है, पता नहीं इन्होंने क्या कैसे कैसे दे रखी है। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं कि और हमें सोशल एंटरप्रेन्योर्स की नीड क्यों है। तो इसके दो रीज़न है, आपसे पूछा जा सकता है क्यों है नीड। तो उसमें आप लिखिएगा, पहला देश में जो गरीबी है, पोवर्टी, और दूसरा अनएम्प्लॉयमेंट जो है ना, लोगों के पास जॉब नहीं है। तो ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं। वैसे तो आप लिख सकते हैं इसमें पोवर्टी और अनएम्प्लॉयमेंट। आगे बढ़ते हैं हम। आगे हमें कुछ केस स्टडीज़ दे रखी हैं। अ केस इन पॉइंट द ग्रामीण बैंक अ मॉडल ऑफ सस्टेनेबिलिटी। तो ये हमें केस स्टडी दे रखी है मोहम्मद यूनुस के बारे में। आपने इसके बारे में आई थिंक सो क्लास 10th में भी पढ़ाई हुआ है एसएसटी में। तो इसमें हमें दे रखा है, ये एक फाउंडर थे ग्रामीण बैंक के, और इन्हें जो है 2006 में नोबेल पीस प्राइज़ भी मिल चुका है। इन्होंने क्या किया था, इन्होंने माइक्रो क्रेडिट फैसिलिटी जो है शुरू की थी। उन्होंने जो है वो $27 जो थे वो अपने पर्सनल फंड्स में से पुअर वुमन को जो है लैंड करते थे, है ना, उधार पर देते थे। who quickly started a sewing business that was able to generate through income to help the pay back the loan and more importantly to rise above poverty। तो ये जो है ग्रामीण बैंक जो है इन्होंने ही स्टार्ट किया था। और इसके आप एग्जांपल्स देख सकते हो, सारस राजस्थान में जो है, मदर डेयरी और दिल्ली में जो है, और आर्य इन महाराष्ट्र, ठीक है। तो ठीक है, आप इसको एक बार पढ़ लीजिएगा। आगे है, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन एंटरप्रेन्योरशिप एंड सोशल एंटरप्रेन्योरशिप। ओके, तो एक एंटरप्रेन्योरशिप में और एक सोशल एंटरप्रेन्योरशिप में जो अंतर होता है वो है कि जो एंटरप्रेन्योर्स होते हैं उनका जो मोटिव होता है वो होता है कि हम पैसा कमाएं। पर सोशल एंटरप्रेन्योर्स का ये मोटिव नहीं होता है। वेल्थ क्रिएशन इज सिंपली अ मीन्स टू एन एंड। यानी कि अ मीन्स टू एन एंड मतलब कि वो तो उनका जरिया होता है लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व करने का। वेल्थ तो बस उनका एक जरिया होता है, उनका मोटिव तो लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व करना होता है, ठीक है। तो जो सोशल एंटरप्रेन्योर्स हैं वो प्रॉफिट सीकिंग बिजनेस वेंचर्स में पार्टिसिपेट करते हैं ओनली टू यूज़ द प्रॉफिट्स जनरेटेड टू क्रिएट वैल्यूएबल एंड सोशल प्रोग्राम्स फॉर द होल कम्युनिटी। उसके बाद हमें केस स्टडी दे रखी है ऑपरेशन फ्लड की। इसमें हमें अमूल के बारे में बताया गया है। ये स्टोरी जो है ये एक यंग इंजीनियर की है जो कि कैलिकट में बॉर्न हुआ था, और उसको लेटर बोला गया फादर ऑफ वाइट रेवोल्यूशन। वाइट रेवोल्यूशन मतलब कि दूध दूध का रेवोल्यूशन। तो जो पद्म विभूषण भी उन्हें मिला है, रत्न रेमोन मैग्सेसे भी मिला है, कृषि रत्न भी मिला है, कृषि रत्न। और उनकी डेथ हुई थी 9 दिसंबर 2012 को, ठीक है। ओके,
तो आप इसको पढ़ लीजिएगा। अमूल के बारे में दे रखा है इसमें, वो भी एक सोशल एंटरप्रेन्योरशिप है। उसके बाद है वाई इज देयर ग्रोइंग नीड फॉर सोशल एंटरप्रेन्योर्स। हाँ, वो वही रीज़न लिखे हैं जो हमने आपको बताए थे, पोवर्टी और अनएम्प्लॉयमेंट। ठीक है। उसके बाद है डिफाइनिंग द कैरेक्टरिस्टिक्स। तो कैरेक्टरिस्टिक्स में आप पढ़ सकते हैं सोशल कैटलिस्ट। तो जो एंटरप्रेन्योर्स होते हैं वो सोशल कैटलिस्ट कैसे हैं वो आपको यहाँ पर बताते हैं। विजनरीज हु क्रिएटेड फंडामेंटल सोशल चेंजेस बाय रिफॉर्मिंग सोशल सिस्टम एंड क्रिएटिंग सस्टेनेबल इम्प्रूवमेंट्स। ओके, तो वो जो है यानी कि उनके पास एक विज़न है कि वो सोशल इम्प्रूवमेंट ला सकें बाय चेंजिंग प्रिवेलिंग सोशल सिस्टम। तो इस तरह से सोशल एंटरप्रेन्योर्स एक कैटलिस्ट की तरह एक्ट करते हैं और मूवमेंट को स्प्रेड करते हैं। उसके बाद आता है सोशली अवेयर। सोशल इम्प्रूवमेंट आर एज अपोज्ड टू द क्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। कहाँ गया? Social improvement as opposed to the creation of profit, ultimate goal of the social entrepreneurs. The success of their is measured by their social impact, not by their amount of profits generated. तो उनकी सक्सेस जो उन्होंने कितना प्रॉफिट जनरेट किया उससे नहीं मीज़र की जाती। उनकी सक्सेस तब पता चलती है कि उन्होंने कितनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया। उसके बाद है अपॉर्चुनिटी सीकिंग। Relentless pursuits of their goals, seeking every obstacle as an opportunity to develop and fine-tune their business models. तो वो जो है अपॉर्चुनिटी सीकिंग होते हैं, वो अपने गोल्स को परसिस्टेंटली परस्यू करते रहते हैं। ओके, और जो हर्डल्स हैं, जो भी प्रॉब्लम्स हैं, उनको अपॉर्चुनिटीज़ में बदल देते हैं बाय नर्चरिंग एंड रिफाइनिंग द रिजल्ट्स। उसके बाद है इनोवेटिव, creative, willing to think outside the box and ready to apply ideas to new situations. ठीक है। तो जो वो होते हैं ना, वो क्रिएटिव सॉल्यूशंस लाते हैं प्रॉब्लम्स के लिए और वो अपनी फेलियर से कभी हारते नहीं हैं और जबकि बल्कि वो अब जो है अपनी फेलियर से सीखते हैं और अपने आप को इम्प्रूव करते रहते हैं। उसके बाद आता है रिसोर्सफुल। देयर विजन्स आर नॉट लिमिटेड बाय द रिसोर्सेज दैट दे हैव। उनकी विज़न जो है, जितने रिसोर्सेज उनके पास हैं उससे लिमिटेड नहीं है और वो जो है अपने जो भी उनके पास एक्सिस्टिंग रिसोर्सेज हैं उनका तो वेस्ट यूज़ करते ही करते हैं और वो जो है अपने रिसोर्स पूल को भी एक्सपेंड करते हैं बाय कोलैबोरेटिंग विद अदर्स। ओके, उसके बाद है अकाउंटेबल। सोशल एंटरप्रेन्योर्स आर अकाउंटेबल टू देयर बेनिफिशियरीज। और जो सोशल एंटरप्रेन्योर्स होते हैं जिनको भी उनके काम करने से फ़ायदा मिल रहा है वो उन्हीं के लिए केवल अकाउंटेबल यानी कि आंसरेबल होते हैं। और बेनिफिशरीज जैसे कि जिनकी प्रॉब्लम्स वो सॉल्व कर रहे हैं, जैसे कि वुमेंस की पढ़ाई में अगर वो उनकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हैं तो वो उनका ही फीडबैक चाहेंगे कि हम आपकी सेवा ढंग से कर पा रहे हैं ना या फिर नहीं कर पा रहे हैं। और वो अपने शेयर होल्डर्स के लिए भी अकाउंटेबल रहते हैं यानी कि आंसरेबल रहते हैं, यानी कि इन्वेस्टर्स, मतलब शेयर होल्डर्स तो नहीं कहेंगे, इन्वेस्टर्स कहेंगे, है ना। ओके, उसके बाद हमें कुछ सोशल एंटरप्रेन्योर्स के एग्जांपल्स दे रखे हैं, जैसे कि विनोबा भावे। वो फाउंडर और लीडर थे भूदान अनुदान के, जिन्होंने अपना 7 लाख एकड़ का जो लैंड था वो इंडिया के जो अनटचेबल्स और लैंडर्स थे उनको दान में दे दिया। उसके बाद एला भट्ट, और इन्होंने जो है, इनकी तो आगे केस स्टडी भी है, वो पढ़ेंगे। ओके, नेक्स्ट डॉक्टर अब्राहम एम जॉर्ज। ये जॉर्ज फाउंडेशन के जो है इन्होंने बेंगलोर में बनाया था ये। ओके, इन्होंने पॉवर्टी हटाई, एनवायरमेंटल हेल्थ को प्रमोट किया। ओके, उसके बाद है डॉक्टर वर्गीस कुरीन। ये अमूल डेयरी प्रोजेक्ट के फाउंडर थे, जिनकी अभी हमने पिछली में जो है हमने इनकी केस स्टडी भी पढ़ी। उसके बाद वंकर रॉय, उसके बाद नंद किशोर चौधरी। वंकर रॉय बेयरफुट कॉलेज उन्होंने बनाया था। ओके, उसके बाद नंद किशोर चौधरी, उन्होंने जो है जयपुर में रग्स बेची थी। उसके रग्स मतलब आप कारपेट समझ सकते हैं। उसके बाद हरीश हांडे, इन्होंने मगसेसे अवार्ड भी मिला है 2011 में। इन्होंने सेल्को इंडिया की शुरुआत की थी, यानी कि सोलर इलेक्ट्रिक लाइट कंपनी 1995 में। ओके,
उसके बाद है केस स्टडी हमें फाउंडेशन ऑफ सेवा यानी कि सेल्फ एम्प्लॉयड वुमेंस एसोसिएशन। 1971 में ईला भट्ट ने जो है, जो कि वुमेंस विंग ऑफ द टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन की हेड थी अहमदाबाद में, वहाँ पर प्रॉब्लम थी कि वुमेंस को लो वेजेस दी जाती थी, उनकी वर्किंग कंडीशंस भी अच्छी नहीं थी। तो उन्होंने क्या किया, ईला भट्ट ने, उन्हें ये सब चीज़ें पता थी कि वुमेंस जो है बहुत जॉब्स कर रही हैं, जैसे कि कोई गारमेंट बना रही है, कोई वेजिटेबल यानी कि सब्जियां बेचती है, कोई हैंड कार्ट पुलर्स यानी कि जो ठेले वेले नहीं होते वो, और कोई दूध वाली हैं, कोई हॉकर्स हैं, है ना, दूध बेचती हैं कोई। उसके बाद है अबाउट 97% ऑफ द वुमेन लिव्ड इन स्लम्स एंड 93% वर इलिटरेट। तो जो है उनमें से जो भी वर्किंग वुमेन्स थी उनमें से 97% वुमेन थी वो झुग्गी झोपड़ियों में रहा करती थी, और उनमें और 93% पढ़ी लिखी भी नहीं थी। तो फिर उन्होंने क्या किया, 1972 में द गारमेंट वर्कर्स, जो भी गारमेंट वर्कर्स थी, उन्होंने अपनी एक खुद की ओन कोऑपरेटिव स्टार्ट की, और ये जो है सेवा का फर्स्ट ग्रुप था। और 1977 में इसमें 6 अदर ग्रुप्स भी जुड़ गए। ओके, फिर ऐसे करते करते इनका जो है बहुत बड़ा एसोसिएशन हो गया। ओके, सेवा provided required capital to the cooperatives, but once they were established, they functioned on their own. जो भी मेंबर्स थे उन्होंने जो है बहुत सी स्किल्स और एक्सपर्टीज़ सीखी, अपने खुद के टूल्स बनाए, डिज़ाइंस बनाई, टेक्निक्स उन्होंने बनाई, कई तरह की टेक्निक्स यूज़ की। और उनकी जो अगर आपको उसका एक मेंबर बनना है तो उसकी फ़ीस होती थी पहले तो 3 रुपये, लेकिन अब हो गई है 5 रुपये। ओके, नेक्स्ट एक केस स्टडी दे रखी है लिज्जत पापड़ की। तो इसमें देखिए क्या है, लिज्जत पापड़ में कुछ महिलाएं थीं जिनका हमें नाम भी दे रखा है यहाँ पर, जसवंती बहन, जमनदास पोपट, पार्वती बहन, उज्मा बहन, वानू बहन, लघु बहन, है ना, ये सब, जया बहन, इन सब का इन्होंने क्या किया, इन सब ने एक अपना ग्रुप फॉर्म किया, और फिर इन पे जो है पापड़ वापड़ बनाना बहुत अच्छे तरीके से आता था, तो इन्होंने जो है अपना एक पापड़ का बिजनेस स्टार्ट किया। और इन्होंने पता है, आप देखेंगे कि इन्होंने केवल ये 80 रुपये के लोन से जो है ये बिज़नेस स्टार्ट किया था, और अब इसकी जो वेल्थ है वो 301 करोड़ से भी ज़्यादा की है, यानी कि 400-500 करोड़ है। ओके, लिज्जत पापड़ का आपने नाम सुना भी होगा। तो आप देख सकते हैं कि कैसे कैसे कितनी कठिनाइयों से होकर जो है केवल 80 रुपये के लोन से उन्होंने इतना बड़ा बिजनेस खड़ा कर लिया। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, इसकी पूरी आप पढ़ लेना आगे जो दे रखा है। उसके बाद दे रखा है कॉन्सेप्ट ऑफ रिस्क टेकिंग। तो रिस्क टेकिंग है, तो ये हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, और आप ये सब रिवाइज करके रखना और होमवर्क कर लेना। बाय बाय।